माय यूट्यूब चैनल कैन माई सेल्फ पुष्पेंद्र दुबे। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट टेंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पास्ट टेंस में इंडेफिनिट और सिंपल का रिकॉग्नाइजन होता है ता था ती थी ते थे आ ई ए या फिर या में या की मात्रा या। दोस्तों अभी तक आपने स्कूल में पढ़ा होगा टेंस, तो वहां पे आपको पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल के कई पहचान बताए गए होंगे, लेकिन आज जो पहचान मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बाकी सबसे कुछ डिफरेंट रहेंगे और कुछ अलग रहेंगे। आप यकीन मानिए, अगर मैं जो पहचान आपको बता रहा हूं उस पहचान के अनुरूप उसके अकॉर्डिंग अगर आप पास्ट सिंपल को पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ते हैं, तो नियर फ्यूचर कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप पास्ट सिंपल के वाक्यों को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस पहचान के ऊपर आपको अपना फोकस बना के रखना पड़ेगा। आमतौर पर स्कूल में बताया जाता है ता था ती थी ते थे, यही पहचान बताया जाता है पास्ट सिंपल का, और कहीं कहीं पे किया किया था, इस तरह की पहचान आपको बताया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हम जब किसी स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब किसी आर्टिकल को हम पढ़ते हैं या किसी कॉमिक्स को हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो वाक्य होते हैं वो हमें समझ में नहीं आते। हम समझ नहीं पाते कि ये पास्ट सिंपल का वाक्य है या पास्ट परफेक्ट का वाक्य है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। क्योंकि दोस्तों पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। आप कई बार समझ नहीं पाते कि ये पास्ट सिंपल का वाक्य है या पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, और इसलिए जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो आपसे ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। जो अंग्रेजी के कुछ अच्छे जानकार होते हैं वो बड़ी बारीकी से उसको देखते रहते हैं, जांचते रहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ता था ती थी ते थे से ऊपर आ ई ए या फिर या के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, जो वाक्य खत्म होगा वो ता था ती थी ते थे के साथ खत्म हो सकते हैं पास्ट सिंपल में। जानकार आपको ये भी बोलेंगे कि पास्ट सिंपल का पहचान ता था ती थी ते थे नहीं होते। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम मॉडल्स पढ़ते हैं तो मॉडल्स के अंदर में एक ग्रामर आता है जिसको बोलते हैं यूज्ड टू, USED, यूज्ड TO2, और उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कोई आदत या शौक के लिए या फिर कोई ऐसा कार्य जिसको हमने भूतकाल में नियमित करते रहा उसको बताने के लिए, उसको करने के लिए हम लोगों को बोला जाता है कि हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों कई वाक्य ऐसे आएंगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप अच्छे से किसी कॉमिक्स को, न्यूज़पेपर को, आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ता था ती थी ते थे भी पहचान हो सकते हैं पास्ट सिंपल के। इसलिए आपको इसको पास्ट सिंपल के पहचान के रूप में लेना पड़ेगा। चाहे आप आदत के लिए इस्तेमाल करें किसी वाक्य को, या शौक के लिए, या फिर कोई दिनचर्या जो आप भूतकाल में किया करते थे। लेकिन आप आंख मूंद के इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, इस रिकॉग्नाइजर को ध्यान में रखिएगा कि ता था ती थी ते थे इसके पहचान हो सकते हैं। इसके अलावा आ ई ए या इनके साथ भी वाक्य खत्म हो सकते हैं। अच्छा ये है क्या? तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई वाक्य आ के साथ खत्म होगा, मैं ये कह रहा हूं कि आ के मात्रा के साथ खत्म हो सकता है। जैसे मैंने उसको कहा, आ का मात्रा, मैंने उसको खरीदा, दा आ का मात्रा, या फिर मैंने उसे पढ़ा, आ का मात्रा, या मैं वहां से आया, या यहां पे तो या लिखा है वैसे, लेकिन आ का मात्रा इसमें भी आया ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी वाक्य जो आ के मात्रा के साथ खत्म होता हो। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये कह सकते हैं कि सर आपने तो जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था तो भी आपने कहा था कि आ के मात्रा के साथ खत्म हो सकता है। तो दोस्तों वहां पे मैंने है लगाया था, है, आ का मात्रा और है, मतलब आ है, ई है, ए है, या है। लेकिन यहां पे देखिए कुछ भी नहीं लगा है, ना तो था थी थे लगा है और ना ही है या फिर ही ऐसा कुछ लगा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें है की जरूरत नहीं है, था थी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में अकेला आएगा। आ का मात्रा जैसे कि अभी मैंने कहा खरीदा, पढ़ा, वैसे ई का मात्रा मैंने खीर खाई, मैं उसे बुलाई, मैं वहां गई, तो ये ई के मात्रा के साथ खत्म हो सकता है वाक्य। और ये मात्रा ही नहीं, ये शब्द के साथ भी खत्म हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि ये जो ये आ वाला है
आ किसी शब्द के साथ खत्म होगा ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो ई है ये किसी मात्रा के साथ भी खत्म हो सकता है और ये किसी शब्द के साथ भी खत्म हो सकता है। जैसे मैंने मछलियां पकड़ी या फिर मैंने मछली पकड़ी, तो मैंने मछली पकड़ी में डी, इसमें ई आ रहा है लेकिन किस रूप में आ रहा है? मात्रा के रूप में आ रहा है। वहीं पे अगर मैं कहूंगा कि मैं मुंबई गई, तो यहां पे ये मात्रा के रूप में नहीं बल्कि ये एक अक्षर के रूप में आ रहा है। तो कुल मिला के ये मात्रा के रूप में भी आ सकता है या फिर ये एक अक्षर के रूप में भी आ सकता है। वैसे ही ए, हम वहां गए, हम वो चीज खरीदें, हम ये बनाएं, हम वो बनाएं, इस तरह के वाक्यों में ए का मात्रा आ रहा है कि नहीं, या फिर ए अपने आप में खुद आ रहा है। तो दोस्तों यहां पे भी ए का मात्रा आ सकता है या फिर ए अपने आप में आ सकता है। अगर इस तरह का शब्द आता है या फिर वाक्य इनके साथ खत्म होता है तो आप जान जाइएगा कि ये पास्ट सिंपल के वाक्य हैं। या के साथ भी हमारा जो वाक्य है वो खत्म हो सकता है। जैसे मैंने खाना बनाया, मैंने उसको बुलाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो या आ रहा है ना। और जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बोला था कि यहाँ पे आ का मात्रा है, तो यहाँ पे हमको अलग से या लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि या के साथ कई वाक्य खत्म होते हैं, कई शब्द खत्म होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको मैंने जानबूझ के अलग से लिखा है। अगर इस या को मैं मिटा दूं तो भी इस आ के साथ काम हो सकता है, क्योंकि जब आप बोलोगे कि मैंने उसे बुलाया या, तो शब्द ही तो आया ना य, लेकिन उसके साथ क्या आया? आ का मात्रा। तो आ का मात्रा यहां पे हमने आखिर में जोड़ दिया ना। मैंने ऐसा किया तो किया, तो या में भी आ का मात्रा आ गया। हालांकि या एक अक्षर है, अपने आप में आया, तो अक्षर तो ये भी है, ई भी एक अक्षर है, ए भी एक अक्षर है, लेकिन या के साथ क्या आया? अंत में आ का मात्रा आया। तो कुल मिला के ये आ के मात्रा ही पहचान है, इसमें आप या को नहीं जोड़ेंगे तो भी चलेगा। तो कुल मिला के पहचान क्या बना? ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए या फिर या। अब दोस्तों पास्ट सिंपल का रूल नंबर 1 अफर्मेटिव क्या होता है? देखिए उसका रूल क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों पूरे टेंस में जब आप प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे या फिर पास्ट टेंस पढ़ेंगे या फिर फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, किसी भी टेंस को आप पढ़ें, केवल पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव एक ऐसा रूल होता है। याद रखिएगा, खाली पास्ट सिंपल कह के आप नहीं बच सकते, आपको अफर्मेटिव कहना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे केवल पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव भी एक ऐसा भाग होता है जहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। लेकिन जब हम रूल नंबर 2 नेगेटिव में जाएंगे, अभी हम अफर्मेटिव में हैं, जैसे ही हम रूल नंबर 2 नेगेटिव में जाते हैं ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है। इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाएंगे तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कुल मिला के याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कई इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि पूरे टेंस में ऐसा कौन सा भाग होता है जहां पे एकमात्र जगह पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो दोस्तों वो जगह होता है पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव। और एक बात और याद रखिएगा, जब हम वर्ब के फॉर्म्स पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो अधिकतर लोगों को फर्स्ट फॉर्म याद होता है, थर्ड फॉर्म भी याद होता है, लेकिन चूंकि सेकंड फॉर्म सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है, वो है पास्ट सिंपल में, इसलिए पास्ट सिंपल का जो सेकंड फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म बहुत लोगों को याद नहीं होता। यहां पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करके रखना पड़ेगा। तो रूल क्या बना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है। जैसे मैं गया तो आई वेंट। अब मान लीजिए मैं दूसरे वाक्यों में कहता हूं कि मैं मुंबई गया, तो मुंबई यहां पे मेरा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जहां मैं जा रहा हूं, तो आई वेंट टू मुंबई या फिर आई वेंट मुंबई, ये हो सकता है। लेकिन जब मैं कहूंगा सिर्फ कि मैं गया, तो यहां पे क्या हुआ? आई वेंट। तो यहां पे ओनली हमारा सेंटेंस बना आई वेंट, इसलिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों पास्ट सिंपल के अंतर्गत हमारा एग्जांपल नंबर 1। तो पहला एग्जांपल है, मैं अंग्रेजी सीखता था। था पास्ट सिंपल का वाक्य है, तो रूल ने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं, तो मैं को बोलते हैं आई, हमने आई लगा दिया। इसमें बोला वर्ब का सेकंड फॉर्म, रूल ने हमको कहा, तो वर्ब कौन है इसमें? सीखना। सीखने को क्या बोलते हैं? लर्न, LEARN। और उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? लर्नट, LEARNT, लर्नट। तो हमने उसका सेकंड फॉर्म लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हम किसको सीख रहे हैं? अंग्रेजी को सीख रहे हैं, तो आई लर्न इंग्लिश। इस तरह से हमारा पहला वाक्य कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, उसने एक वाक्य बनाया। वाक्य मतलब तो आप जानते ही हैं, सेंटेंस जो मैं अभी बना रहा हूं इसी को बोलते हैं वाक्य। तो हमने इस वाक्य में खोजा कि हमारा सब्जेक्ट है उसने, तो उसने के लिए हमने लिख दिया ही। रूल ने हमको कहा
के अब वर्ब लगाओ, तो इसमें वर्ब क्या है? बनाना। तो बनाने को क्या बोलते हैं? मेक, MEKE। और मेक का सेकंड फॉर्म होता है मेड। तो दोस्तों हमने यहां पे लगा दिया मेड। अब किसको वाक्य बनाना है? तो एक वाक्य बनाना है, एक वाक्य। तो एक के लिए हमने अ लगा दिया और वाक्य के लिए हमने लगा दिया सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? कुल मिला के ही मेड अ सेंटेंस, उसने एक वाक्य बनाया। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, माँ ने रोटियां बेली। अब यहाँ पे देखिए बेली, यहाँ पे ई आया है क्या? ई नहीं आया है, प्रत्यक्ष रूप से ई नहीं आया है, लेकिन ई का मात्रा आया है। तो ये क्या हुआ? पास्ट सिंपल का वाक्य हुआ। माँ ने रोटियां बेली। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? माँ। बेलने का कार्य कौन कर रहा है? माँ। तो माँ को बोलते हैं मदर। तो हमने लिख दिया यहाँ पे मदर, क्योंकि रूल ने हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाने को कहा है, हमने लगा दिया सब्जेक्ट मदर। फिर क्या क्रिया हो रही है? बेलने की। तो बेलने को बोलते हैं रोल, ROLL। रोल मतलब होता है बेलना। और अच्छा, बेलना मतलब कौन सा बेलना? ऐसे जो बेलने का जो सामान होता है हमारे घर में, वो वाला बेलना नहीं। बेलने का जो कार्य होता है उसको बोलते हैं रोल। और जो बेलने के लिए हमारे पास सामान होता है, जिससे हम जिसको बेलना और चौकी बोलते हैं, उस बेलना को हम लोग बोलते हैं रोलर, रोलर। और ये जो बेलने वाला कार्य है, ये कार्य है, ये कोई सामान नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं रोल। और रोल के साथ हमने ईडी लगा के इसका सेकंड फॉर्म बनाया, ये बन गया रोल्ड। अब किसको बना रही है मम्मी? तो चपातीस, मतलब रोटियों को बना रही है। और रोटियां एक से अधिक है, इसलिए हमने इसको प्लूरल फॉर्म में लिया और हमारा सेंटेंस बना मदर रोल्ड चपातीस। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, हम 10 बजे सोए। अब यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो यही ए यहाँ पे आ गया है। हम 10 बजे सोए। तो कितने बजे सोए? 10 बजे। तो हमको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट है हम, तो हमको बोलते हैं वी। अब क्या क्रिया किए? सोने की क्रिया किए। तो सोने को बोलते हैं स्लीप, आप सभी जानते हैं। और उसका सेकंड फॉर्म होता है स्लेप्ट। तो हमने यहाँ पे लगा दिया स्लेप्ट। कुछ लोग स्लिप्ड भी बोलते हैं, स्लिप्ड भी बोलते हैं, स्लेप्ट भी बोलते हैं, लेकिन आप ब्रिटिश इंग्लिश में रहिए, आप इसको बोलेंगे स्लेप्ट। तो SLEPT। तो स्लेप्ट लगा दिया वर्ब का सेकंड फॉर्म। कितने बजे सोए? तो हम सोए 10 बजे। तो 10 बजे कंफर्म टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, जिस बजे हम सो रहे हैं, जितने समय हम सो रहे हैं। तो एग्जैक्ट टाइम के पहले लगाते हैं 8। हालांकि ये प्रीपोजिशन का भाग है, जब मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इन, इंटू, अपॉन, 8 ये सब कहां पे लगता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए सरसरी तौर पर अभी बता रहा हूं कि ये एक एग्जैक्ट टाइम है, कंफर्म टाइम है 10 बजे। तो कभी भी किसी भी कंफर्म टाइम के पहले हम 8 लगाते हैं, इसलिए हमने यहां पे लगा दिया 8। तो सेंटेंस क्या बना? वी स्लेप्ट एट 10 o'clock। अब यहाँ पे देखिए लास्ट एग्जांपल, 5th एग्जांपल को, आकाश ने पैसे बर्बाद किया। अब दोस्तों ये आकाश आसमान वाला आकाश नहीं है, गलतफहमी मत रहिएगा। आकाश किसी लड़के का नाम है और उसने पैसा बर्बाद किया। तो आकाश हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए हमने आकाश यहाँ पे लिख दिया। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसने क्या किया? बर्बाद किया। तो यहाँ पे या, सबसे पहले इस पे आप ध्यान रखिएगा, या इस पहचान से मैच कर रहे हैं कि नहीं? या। तो बर्बाद किया, तो बर्बाद करने को बोलते हैं वेस्ट, और उसका सेकंड फॉर्म होता है वेस्टेड। तो हमने यहाँ पे लगा दिया वेस्टेड। अब किसको बर्बाद किया? पैसा को बर्बाद किया, तो हमने पैसे के लिए लिख दिया यहाँ पे मनी। तो इस तरह से सेंटेंस बना, आकाश वेस्टेड मनी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है पास्ट सिंपल, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसके वाक्यों को आपको बनाना पड़ेगा। और इस तरह से हमने पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव बना लिया है। आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इस पहचान के ऊपर। आपने स्कूल, कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट में कुछ भी पढ़ा हो, अगर आज तक आपको पास्ट सिंपल का पहचान समझ में नहीं आया होगा तो ये अल्टीमेट नॉलेज है आपके लिए। इसके बाद आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपसे बन गया इस पहचान को, मैं ताकती थी के ऊपर उतना फोकस नहीं करूंगा जितना मैंने इसके ऊपर किया है। सेंटेंस अगर किसी आ की मात्रा के साथ खत्म होता है, या ई अक्षर के साथ खत्म होता है, या फिर ई के मात्रा के साथ खत्म होता है, ए के साथ खत्म होता है, या फिर ए के मात्रा के साथ खत्म होता है, या फिर या के साथ खत्म होता है, या ये कुछ भी हो सकता है इसमें मात्रा। तो ऐसे शब्दों के साथ अगर कोई वाक्य खत्म होता है तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि वो पास्ट सिंपल के वाक्य हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने पास्ट सिंपल अफर्मेटिव को कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं हम रूल नंबर 2 नेगेटिव। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं पास्ट सिंपल के अंतर्गत रूल नंबर 2 नेगेटिव को, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को आप एक बार ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद लगा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिडंट। दोस्तों पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल में अंतर क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल में जब हमने पढ़ा था तो हमको वहां पे 2 हेल्पिंग वर्ब लगाने पड़े थे, एक डू और एक डज, जिसको हमने नेगेटिव में डोंट और डजंट के रूप में इस्तेमाल किया। और आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम का वहां पे अलग अलग नियम था। दोस्तों पास्ट सिंपल में हमको क्या करना है?
इसका जब रूल नंबर 2 नेगेटिव हम बनाएंगे तो चाहे सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू दे हो या फिर ही सी इट नेम हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सब के साथ हमको डिडंट लगाना है। इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल की तरह जैसे उसमें हम कंफ्यूज होते थे किसके साथ डू लगना है किसके साथ डस, ऐसा नहीं है। इसमें सबके साथ आपको डिडंट ही लगाना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको कहा था कि जब पास्ट सिंपल को हम पढ़ेंगे तो केवल रूल नंबर 1 अफर्मेटिव ऐसी जगह होती है जहां पे हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ता है। बाकी सभी जगह नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सभी जगह हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना होता है। तो इसलिए देखिए आप इस पर फोकस करिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। और मैंने बार बार कहा कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अब आप वाक्यों की तरफ बढ़ते हैं। पहले एग्जांपल कहता है कि मैंने उसे नहीं बुलाया। दोस्तों आप सबको मालूम है ये जो नहीं है वो क्यों लगा है। रूल नंबर 2 नेगेटिव, नेगेटिव से ही स्पष्ट है नकारात्मक। बिना कोई नकारात्मक शब्द जोड़े हम किसी वाक्य को नेगेटिव या फिर नकारात्मक नहीं बना सकते। वाक्यों को नकारात्मक बनाने के लिए हमको नहीं जोड़ना पड़ता है, इसलिए हमने इस वाक्य में नहीं जोड़ दिया। अब यह बन गया नेगेटिव मतलब नकारात्मक। अब दोस्तों पहचान को मैच कराइए। या, यहाँ पे देखिए या, तो ये पास्ट सिंपल का पहचान है, आप जानते हैं। तो इसको पास्ट सिंपल के रूल से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और ये नहीं लिखा है मतलब इसको नेगेटिव के रूल से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो नेगेटिव का रूल तो हमारे पास है, तो चलिए इसके हिसाब से इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैंने उसे नहीं बुलाया, मैंने इसमें सब्जेक्ट है तो रूल के हिसाब से सब्जेक्ट पहले लगाना है। तो मैंने के लिए हम लोग लगा दिया आई। अब रूल ने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा डिडंट है तो हमने डिडंट लगा दिया। अब इसमें क्या क्रिया हो रही है, बुलाने की। तो बुलाने को बोलते हैं कॉल, CALL। और कॉल क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया कॉल, क्योंकि रूल ने दिखाया है हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने को। अब किसको बुलाना है, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, तो उसे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसे के लिए हमने लगा दिया हिम। अच्छा, ये जो उसे है वो ये लड़की या फिर लड़का दोनों हो सकता है। अगर वो कोई लड़की होगी तो हम यहाँ पे हर लगा देंगे। यहाँ पे लड़का है इसलिए हमने हिम लगा दिया। वाक्य से पता चल रही है क्या कि वो लड़की है कि लड़का। मैंने उसे नहीं बुलाया, तो मैंने उसे नहीं बुलाया तो लड़की है कि लड़का है कोई मालूम नहीं है। तो हमने खाली वाक्य को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हिम लगा दिया। अगर वो कोई लड़की होगी तो हम वहां पे हर भी लगा सकते हैं। तो सेंटेंस बना आई डिडंट कॉल हिम। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि आप मुझे प्यार नहीं करते थे। ये आजकल की आम समस्या है। घर से बच्चे निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कहीं और चले गए, और जब मम्मी पापा कॉल कर रहे हैं, घर बुला रहे हैं, तो वो आते नहीं है। वो शिकायत करते हैं कि आप तो हमें प्यार ही नहीं करते, आप तो हमको समय ही नहीं देते, आप तो अपने काम में बिजी हो। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये वहीं से लिया गया है कि आप मुझे प्यार नहीं करते थे। कोई बच्चा है जो अपने मम्मी पापा से शिकायत कर रहा है, मैं क्यों आऊं, आप तो हमें प्यार ही नहीं करते थे, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते थे। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है हमारा, आप। आपके लिए हमने लिखा यू। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिडंट, तो हमने डिडंट लगा दिया। वर्ब क्या है, तो वर्ब है प्यार करना। प्यार करने को बोलते हैं लव, तो हमने लव लगा दिया जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। किसको प्यार नहीं करते थे, ऑब्जेक्ट कौन है, मुझे, तो मुझे को बोलते हैं मी, तो हमने यहाँ पे मी लगा दिया। यू डिडंट लव मी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है आपने पैसों का भुगतान नहीं किया। दोस्तों इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं। सबसे पहला, आपने भुगतान नहीं किया, क्योंकि हम कभी भी किसी को भुगतान करते हैं तो पैसों का ही तो भुगतान करते हैं ना आमतौर पर। तो पैसों को अलग से यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट सेंटेंस में रखा जाए फिलहाल, तो इसलिए मैंने पैसों को जानबूझ के जोड़ दिया। नहीं तो सेंटेंस ऐसा भी बन सकता है कि आपने भुगतान नहीं किया, तो भी वाक्य कंप्लीट हो जाएगा और वो पास्ट सिंपल का ही रहेगा। तो दोस्तों आपने पैसों का भुगतान नहीं किया में आपने सब्जेक्ट है, आपने के लिए हमने लिख दिया यू, और हेल्पिंग वर्ब लिख दिया हमने डिडंट। क्या क्रिया हो रही है, भुगतान करने की, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है हमको, तो हमने लिख दिया पे। पे मतलब भुगतान करना, और किसका भुगतान करना है, पैसों का, तो पैसों के लिए हमने लिख दिया मनी। तो हमारा सेंटेंस बना यू डिडंट पे मनी। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, रीना ने पार्टी में डांस नहीं किया। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नृत्य नहीं किया, तो ये जचता नहीं है, मजा नहीं आता बोलने में, इसलिए मैंने यहाँ पे नृत्य या फिर नाचने की जगह पे डांस ही लिखा हुआ है। तो रीना ने पार्टी में डांस नहीं की। अब देखिए ये मैच कर रहा है कि नहीं पहचान से, या तो ई आएगा या फिर ई का मात्रा आएगा। तो रीना ने पार्टी में डांस नहीं की, बात खत्म। तो रीना सब्जेक्ट है तो रीना लिख दिया हमने। आप रीना को 2 तरह से लिख सकते हैं। आमतौर पर हम डबल ई करके किसी भी नाम को लिखते हैं। अगर कोई अक्षर, अगर कोई नाम हो और वो नाम अगर बड़े ई के साथ शुरू हो रहा है, तो याद रखिएगा आप आई लगाने की जगह ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप डबल ई लगाएं। लेकिन हमने आई भी लगाया है तो भी चलेगा। तो रीना, अब रीना के बाद
हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? डिडंट, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है डिडंट। अब डिडंट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लेंगे? डांस करना, तो डांस को डांस ही बोलेंगे, तो हमने यहाँ पे डांस लिख दिया। किसमें डांस नहीं किया? ऑब्जेक्ट कौन है? पार्टी में डांस नहीं किया, तो इन द पार्टी। तो रीना डिडंट डांस इन द पार्टी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 में, हम नदी में नहीं नहाए, या तो ए आ सकता है या फिर ए का मात्रा भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। तो हम नदी में नहीं नहाए, तो हम को बोलेंगे वी, तो हमने यहाँ पे वी लिख दिया। अब डिडंट हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हमने यहाँ पे डिडंट लगा दिया। अब क्या क्रिया हो रही है? वर्ब क्या है? नहाना, नहाने को बोलते हैं बाथ, तो हमने यहाँ पे बाथ लगा दिया जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब किसमें नहीं नहा रहे हैं? तो नदी में नहीं नहा रहे हैं, तो इन द रिवर। तो सेंटेंस बना वी डिडंट बाथ इन द रिवर। इस तरह से हमने रूल नंबर 2 नेगेटिव को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव को। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव को। तो रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव का रूल होता है क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा इंट्रोगेटिव में, तो देखिए यहाँ पे आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों इस क्वेश्चन वर्ड को आपने पहचान लिया है, मैंने इसके बारे में कई बार बात किया है प्रेजेंट टेंस के दौरान आपसे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं आपको मालूम है, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किसने, कब, कहा, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव वाक्यों में सबसे पहले आता है अगर आवश्यकता हो तो इसके हिसाब से अब हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहला एग्जांपल क्या है? क्या शिक्षक ने तुम्हें डांटा? क्या से ही स्पष्ट है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक वाक्यों को ही हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और बिना इंट्रोगेटिव शब्द लगाए, मतलब क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किसने, कब, कहाँ लगाए बिना कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमने यहाँ पे लिया क्या। तब देखिए सेंटेंस में कहा क्या शिक्षक ने तुम्हें डांटा। अब इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था प्रेजेंट टेंस के दौरान कि यदि किसी वाक्य का उत्तर हम, किसी प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, हाँ या फिर नहीं में दे सकते हैं, तो हमें वहां पे क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर हम उसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते तभी हम वहां पे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। तो देखिए क्या शिक्षक ने तुम्हें डांटा, तो आप क्या कहेंगे? हाँ मुझे डांटा, या फिर नहीं मुझे नहीं डांटा। तो इसका आंसर आपने यस या फिर नो में दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर कहां से शुरुआत करेंगे? यहां से शुरुआत करेंगे। हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ेगा, और ये हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन मजेदार बात क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या फिर पास्ट सिंपल के वाक्यों में कि हमको देखना ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, हमें आंख मूंद के डीड लगाना है। वो आई वी यू दे सब्जेक्ट है कि ही सी इट नेम सब्जेक्ट है, वो हम प्रेजेंट सिंपल के वाक्यों में सोच रहे थे। हमें पास्ट सिंपल ये सोचने की जरूरत नहीं है कौन सब्जेक्ट है। आंख मूंद के या तो डिडंट लगेगा अगर नेगेटिव है तो, और डिड लगेगा या तो अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव है तो यहां पे हम डिड लगा देंगे सबसे पहले। फिर सब्जेक्ट कहा, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? शिक्षक, क्योंकि डांटने का कार्य कौन कर रहा है? शिक्षक। तो हमने लिख दिया द टीचर, डिड द टीचर। अब क्या क्रिया हो रही है? डांटने की। तो डांटने को क्या बोलेंगे हम लोग? स्कॉल्ड। स्कॉल्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो हमने लगा दिया स्कॉल्ड। अब किसको डांटने का कार्य? तो तुम्हें। तो तुम्हें मतलब यू, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यू, और साथ में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। दोस्तों बिना क्वेश्चन मार्क का इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं बन सकता। मैं आपको बारंबार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैं अपने जीवन काल में जितने भी बच्चों को पढ़ाया हूं, सेंटेंस बहुत बढ़िया ढंग से बनाते हैं, बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन रहता है उनका। लेकिन बाद में दिक्कत ये होती है कि स्कूल का जो हमारा एक आदत होता है, कई बार स्कूलों में होती है ना हमारी प्रवृत्ति, हमारे टीचर्स खुद भी हमें माफ कर देते थे। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, चलो तुमने सेंटेंस तो अच्छा बनाया है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो क्या, वो हमको मार्क्स दे देते थे। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता, या फिर आगे जाके आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, अच्छी चीजों को आप बनाएंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्स देंगे, तो वहां पे छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। तो आप इस क्वेश्चन मार्क का आदत बहुत अच्छे से डाल लीजिए अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो सेंटेंस क्या बना? डिड द टीचर स्कॉल्ड यू, क्या शिक्षक ने तुम्हें डांटा। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है तुमने उसे धक्का क्यों दिया। तो इसमें देखिए तुमने उसे धक्का क्यों दिया, इसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं क्या? सबसे पहली चीज तो एक इंटरेस्टिंग चीज आज मैं आपको बता दूं, यस या नो में आंसर देने की बात तभी आएगी जब किसी वाक्य में क्या रहेगा। क्या दोस्तों, अगर क्यों आ गया
कैसे आ गया या फिर कब आ गया, तो इसका आंसर आप यस नो में दे ही नहीं सकते, आपको इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाना ही पड़ेगा। अगर किसी वाक्य में क्या है, ये क्या कभी बीच में आ जाता है, कभी सामने में आ जाता है, कभी बीच में, कभी सामने में, तो ऐसे वाक्यों में, जिन वाक्यों में क्या आया है, क्या क्वेश्चन वर्ड के रूप में, उसी में आप सोचेंगे यस या नो के बारे में। क्योंकि जहां पे भी कैसे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, कब आ जाएगा, इसमें आप यस नो का आंसर नहीं दे सकते, इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना ही पड़ेगा। तो यहां पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड पहले लेंगे और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। टेंस जब आगे बढ़ेगा हम लोगों का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर के चारों भाग, तो अब उसमें वहीं पे मैं आपको क्वेश्चन वर्ड के बारे में बात करूंगा, जिस वाक्य में क्या लगा रहेगा। और अगर क्या उसमें नहीं है, अगर क्यों, कैसे, किस लिए जैसा शब्द आता है, तो उसमें हमको क्वेश्चन वर्ड लेना ही पड़ेगा। उसमें मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगा कि हम इसको यस बोले या फिर नो बोले, ठीक है, क्लियर करिएगा आप इस चीज को। अब तुमने उसे धक्का क्यों दिया, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वाई, तो हमने लिख दिया वाई। अब हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डीड। डीड में हमको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई, वी, यू, दे, ही, सीट, नेम सबके साथ हमको डीड लगाना है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है डीड। अब क्या क्रिया हो रही है, धक्का देने की, तो धक्का देने को बोलते हैं पुश, तो PUSH वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हमने लिख दिया यहाँ पे पुश। किसको धक्का देना है, तो उसे के लिए हमने लिख दिया हिम, साथ में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस क्या बना, व्हाई डिड यू पुश हिम, तुमने उसे धक्का क्यों दिया। राजू ने पैसे कब चुराए, इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में हमारा क्वेश्चन वर्ड कौन है, कब, और कब के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, व्हेन। क्यों, क्योंकि हमारे रूल ने कहा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाइए, तो हमने यहाँ पे लगा दिया व्हेन। अब रूल ने कहा डीड लगाओ, तो हमने डीड लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है, राजू, क्योंकि चुराने का कार्य कौन कर रहा है, राजू, तो हमने राजू लगा दिया। अब क्या क्रिया हो रही है, चुराने की, तो चुराने को बोलते हैं स्टील, तो स्टील हमने लिख दिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे। अब किसको चुरा रहा है, तो पैसों को, तो पैसों के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया मनी, तो सेंटेंस बना व्हाई डिड राजू स्टील मनी। अब देखिए एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है, वह झूठ कैसे बोली, कैसे बोली। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा हूं पहचान के बारे में, लेकिन सारे पहचान मैच हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए डाटा, आ का मात्रा, यहाँ पे देखिए दिया, या, यहाँ पे देखिए ए, तो ये हो गया ए, यहाँ पे ई, तो यहाँ पे हो गया ई, तो सारे पहचान मैच कर रहे हैं ना। वह झूठ कैसे बोली, तो कैसे आ गया, मतलब इसमें क्वेश्चन वर्ड लगेगा ही लगेगा। अब कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ, तो हमने यहाँ पे लगा दिया हाउ। रूल ने कहा क्वेश्चन वर्ड के बाद डीड लगाओ, हमने डीड लगा दिया। रूल ने कहा सब्जेक्ट को, जो हमने सब्जेक्ट के रूप में वह को खोजा, तो हमने लगा दिया सी, क्योंकि बोली लड़की है तो हम सी लगाएंगे ना वह के लिए, तो हमने सी लगा दिया। अब क्या क्रिया हो रही है, बोलने की, तो बोलने को बोलते हैं टेल। आप कहेंगे सर बोलने को तो स्पीक बोलते हैं, तो दोस्तों स्पीक का इस्तेमाल, टेल का इस्तेमाल या फिर से का इस्तेमाल, इन सब का इस्तेमाल कहां पे कैसे होता है, मैं आगे के वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप झूठ या सच बोलने के लिए टेल का इस्तेमाल करिए, तो हमने यहाँ पे टेल लगा दिया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में। अब किसको नहीं बोल रहे हैं, झूठ को, तो अ लाई। अब ये एक नाउन है, लाई मतलब झूठ एक नाउन है, इसलिए इसके पहले हमने अ लगाया हुआ है। इस अ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेंटेंस बना हाउ डिड सी टेल अ लाई, वह झूठ कैसे बोली। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है, आपने डिनर में क्या बनाया। अब दोस्तों डिनर को अगर हम रात्रि भोज लिखेंगे तो जचता नहीं है, इसलिए हमने डिनर को डिनर लिख दिया। अब आपने डिनर में क्या बनाया, तो यहां पे देखिए क्या आ गया। अब यहां पे हम आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं यस या नो वाला। आपने डिनर में क्या बनाया, तो आप बोल सकते हैं क्या यस या नो, नहीं, तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे व्हाट, तो हमने व्हाट लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो हमने डिड लगा दिया। सब्जेक्ट कौन है इसमें, आपने, तो आपने को क्या बोलते हैं यू, क्योंकि आपने कार्य करना है ना डिनर बनाने का, तो यू लिख दिया हमने। अब क्या क्रिया हो रही है, बनाने की, तो बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर। आमतौर पर लोग बोलते हैं कुक, आप कुक का इस्तेमाल मत करिएगा, हम लगाएंगे यहाँ पे प्रिपेयर। अब किसमें बनाने के लिए, दोपहर का खाना बनाने के लिए, सुबह का भोजन बनाने के लिए, रात का भोजन, तो रात्रि भोज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। क्या आपने डिनर में क्या बनाया, रात्रि भोज में आपने क्या बनाया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इन डिनर। व्हाट डिड यू प्रिपेयर इन डिनर, तो सेंटेंस बना आपने डिनर में क्यों क्या बनाया, व्हाट डिड यू प्रिपेयर इन डिनर। दोस्तों इस तरह से हमने रूल नंबर 3 इंट्रोगेटिव कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव को, जिसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड
डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस पे हमने कुछ नहीं किया। इंट्रोगेटिव में डिड था, इस डिड के साथ हमने नॉट लगा दिया, तो ये डिडंट हो गया। और दोस्तों आपको तो मालूम है इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो इसमें हमको जो वाक्य बनाना है वो प्रश्नवाचक नकारात्मक रहेगा, जिसमें कोई एक प्रश्नवाचक शब्द भी आएंगे और उसी के साथ इसमें एक नकारात्मक शब्द भी आएगा, तो दोनों मिला के किसी वाक्य को बनाएंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को देखते हैं कि इसके वाक्य कैसे बनेंगे। क्या तुमने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया? क्या तुमने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया? हाँ मैंने तो दिया। नहीं मैंने तो नहीं दिया। तो दोस्तों इसका आंसर आपने यस नो में दिया ना, इसका मतलब इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा डिडंट से शुरुआत करते हैं। हमने लगा दिया है डिडंट। अब डिडंट के बाद हमको सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट है हमारा तुमने, तो तुमने के लिए हमने लिख दिया यू। अब क्या क्रिया हो रही है? उत्तर देने की। उत्तर देने की क्रिया, मैंने उसको उत्तर दिया, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। मैंने उत्तर नहीं दिया, मैं चुप रहा, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना। तो उत्तर देना अपने आप में क्रिया है और उत्तर देने को क्या बोलते हैं? आंसर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आंसर। अब किसका? प्रश्नों का। तो प्रश्नों का के लिए हमने लिख दिया द क्वेश्चंस, और प्रश्न एक से ज्यादा है इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन के साथ एस लगा दिया। अब क्या बना हमारा आंसर या फिर ट्रांसलेशन? क्या तुमने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया का आंसर बना या फिर ट्रांसलेशन बना डिडंट यू आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। एग्जांपल नंबर 2 कहता है आपने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? आपने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? क्यों मतलब क्वेश्चन वर्ड निश्चित है, तो क्यों के लिए हमने लिख दिया वाई। अब वाई के बाद हम लगाएंगे डिडंट, क्योंकि हमारे रूल ने कहा। अब सब्जेक्ट है आपने, तो आपने के लिए हमने लिख दिया यू। यू के बाद क्या क्रिया हो रही है? देने की। तो देने को बोलते हैं गिव। दोस्तों यहाँ पे उत्तर देना था, और उत्तर देने के लिए अपने आप में एक क्रिया होता है आंसर, इसलिए इस देने और इस देने में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आंसर मतलब होता है उत्तर देना, और कोई भी आम चीज देने के लिए जो हम एक हाथ से दूसरे हाथ देते रहते हैं उसके लिए हम गिव का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिव। क्योंकि जब आप किसी को पैसे देंगे तो आप एक हाथ से दूसरे हाथ में किसी को देंगे ना भाई, तो इसलिए आपने यहाँ पे गिव लगाया। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी, मुझे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मुझे। अब हमारे पास एक अतिरिक्त शब्द है, वो कौन है? पैसा। तो पैसा को हमने यहाँ पे लिख दिया व्हाई डिडंट यू गिव मी मनी। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? व्हाई डिडंट यू गिव मी मनी। अब दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें मुझे ऑब्जेक्ट है या इसमें पैसे ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या कहने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और बाकी जो आएगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो एग्जांपल नंबर 3 क्या है? उसने सच क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्यों? तो क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड लाएगा, इतना तो तय है, तो क्यों के लिए हमने लिख दिया वाई। अब रूल के हिसाब से डिडंट, सब्जेक्ट है हमारा उसने, तो सब्जेक्ट की जगह पे हमने लिख दिया ही। अब क्या क्रिया हो रही है? बोलने की, और किसको बोलने की? सच या झूठ, जिसके लिए हम लोग टेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने लगा दिया यहाँ पे टेल। अब किसको? तो सच को। कोई बात रही होगी, जो सच है वो है, और उस सच को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो ऐसे शब्दों के लिए हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यहाँ पे द लगा दिया, और सच के लिए हमने लगा दिया ट्रूथ। सेंटेंस क्या बना? उसने सच क्यों नहीं बोला? Why didn't he tell the truth? एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, उन्होंने हमारा स्वागत कैसे नहीं किया। तो दोस्तों इसको जब ट्रांसलेट करते हैं हम, तो सबसे पहले लेंगे हम क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? कैसे। तो कैसे के लिए लिखा हमने हाउ। हाउ के बाद हमने लिखा डिडंट, चूंकि रूल ने हमको कहा डिडंट लगाने को, हमने लगा दिया डिडंट। अब सब्जेक्ट कौन है हमारा? सब्जेक्ट है उन्होंने, तो उन्होंने को बोलते हैं दे, तो हमने यहाँ पे दे लगा दिया। अब स्वागत करना, वर्ब क्या है? स्वागत करना। तो स्वागत करने को हम लोग बोलते हैं वेलकम, तो हमने यहाँ पे वेलकम लगा दिया। किसका स्वागत? हमारा स्वागत, मतलब हमें वेलकम नहीं किया ना, हमें उन्होंने स्वागत सत्कार नहीं दिया, तो हमें के लिए हमने लिख दिया अस। अब देखिए एग्जांपल नंबर 5 को, धोनी ने मैच क्यों नहीं खेला। तो धोनी ने क्यों मैच नहीं खेला? तो धोनी हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इससे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन आंसर हम लोग यस नो में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। धोनी ने मैच क्यों नहीं खेला, तो क्यों? तो क्यों है इससे स्पष्ट है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड लगेगा ही लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे वाई लगा दिया। अब रूल ने कहा डिडंट लगाओ, हमने डिडंट लगा दिया। अब सब्जेक्ट कौन है? धोनी, तो हमने धोनी लगा दिया। अब क्या क्रिया हो रही है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, तो खेलने की, तो खेलने को बोलते हैं प्ले। अब किसको खेलना है? तो मैच को, तो हमने लिख दिया द मैच ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सेंटेंस बना व्हाई डिडंट धोनी प्ले द मैच। इस तरह से हमने रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी कंप्लीट कर लिया। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है?
ये पहचान। जब आप पास्ट सिंपल को पढ़ेंगे बाकी सब कुछ भूल जाइए, आप सिर्फ दो चीजों पे फोकस कीजिएगा। कौन कौन सी? पहला, इस पहचान के ऊपर था था ती थी ते थे से भी ज्यादा आपको आ ई ए या फिर आ के उच्चारण के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि वाक्य कहीं इसके साथ तो खत्म नहीं हो रहा, और अगर इसके साथ खत्म हो रहा है तो ये पास्ट सिंपल के वाक्य हैं। दूसरी चीज ये कि केवल पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव एक ऐसा भाग होता है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी पास्ट सिंपल के तीनों भाग में मतलब नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो मैं जितना बेहतर ढंग से हो सकता था या जितना सरल हो सकता है आपके लिए उस ढंग से समझाने की कोशिश मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में पास्ट सिंपल को की है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।